इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी में फिर पथराव शुरू हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव, एक शख्स ने फेंका पत्थर, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में लगी चोट। जख्मी इंस्पेक्टर का नाम सतेंद्र खारी बताया जा रहा है। ये खबर आपको जहांगीरपुरी तशद्दुद के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर फिर से पथराव शुरू हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव किया गया, जिसके दौरान एक शख्स को चोट लगी। क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी है। जख्मी इंस्पेक्टर का नाम सतेंद्र खारी बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव किया गया। ये खबर आपको जहांगीरपुरी तशद्दुद के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर अभी पथराव का वाकया पेश आया और जिसके दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव किया गया। एक शख्स ने पत्थर फेंका, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी और उनका नाम सतेंद्र खारी बताया जा रहा है। जहांगीरपुरी तशद्दुद के ताल्लुक से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर पथराव शुरू हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव किया गया और जिसके दौरान एक इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी और उनका नाम सतेंद्र खारी बताया जा रहा है। ये खबर आपको जहांगीरपुरी तशद्दुद के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर अभी पथराव का वाकया रोनुमा हुआ है और क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव किया गया। एक शख्स ने पत्थर फेंका, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी और उस इंस्पेक्टर का नाम सतेंद्र खारी बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के एक रुकन इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी के पैर में चोट लगी। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव का वाकया पेश आया। जहांगीरपुरी में सीआरपीएफ की फोर्सेस भी हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, पुलिस बल जो पीछे चल रहे हैं, उसी एक गली में फिलहाल एक आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो दबिश देने के लिए गए थे, पकड़ने गए थे। चूंकि दिल्ली पुलिस को जांच में ये तमाम लोग जो हैं वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए सादी वर्दी में तमाम जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो दबिश कर रहे हैं। और उसी गली में जब वो दबिश देने जा रहे थे, उसी दौरान एक पत्थर ऊपर से आकर उनके पैरों में लगा। हालांकि एक इंस्पेक्टर हैं रैंक के, उनके पैर में ये पत्थर लगा और उसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं। कंसर्न डीसीपी यानी कि नॉर्थ वेस्ट डीसीपी, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी और संबंधित डीसीपी सेंट्रल के वो यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद इसके बिना किसी डर के ये पथराव किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होने के बावजूद इन तमाम लोगों ने इस प्रकार की चीजें की हैं। दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। चूंकि एफएसएल की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई थी, उसने भी यहां के कुछ नमूने और सबूत इकट्ठा किए। लेकिन आप देखिए, इस पूरी गली में जब पथराव हो रहा था, जिस दौरान एफएसएल की जो टीम थी वो पहुंची हुई थी और इन तमाम इलाकों पर उन्होंने सबूत लिए। और यहाँ यही वो गली है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो इसी गली से लगातार जो है वो पत्थरबाजी और कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। क्योंकि बगल में जो है, आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं, ये तमाम जो कबाड़ हैं वो पड़े हुए थे और यहीं पर लगातार जो कांच की बोतलें, पत्थर वो भी थे। यहां से भी एफएसएल की जो टीम है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने सबूत को इकट्ठा किया है। लेकिन अब फिलहाल स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। आला अधिकारी जो हैं वो मौके पे हैं, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा इस पूरे इलाके को फ्लैग मार्च के तौर पर फिलहाल किया जा रहा है। आरएफ की जो फोर्स है वो डिप्लॉयड कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये पूरा इलाका जो है, पूरी जो गली है वो कॉर्डन ऑफ कर दी गई है, लोगों के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि आज इस गली को थोड़ा खोला गया था कि आम जो जनमानस है या आम जो लोग हैं वो निकलें, लेकिन जिस तरह स्थिति बदली और कॉर्पोरेट लोगों ने नहीं किया, उस कॉर्पोरेशन के बाद ये जो पथराव है वो किए गए। आप देखिए कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहां पर तैनात किए गए थे और कल से ही ये पैरामिलिट्री फोर्सेस इन तमाम हर एक गली पर यहां पर मौजूद थे और इसीलिए फिलहाल इस प्रकार के
जी, आपको बता दें कि दिल्ली में 16 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी तशद्दुद में अब तक 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये खबर जहांगीरपुरी तशद्दुद के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर अभी में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं जो सोशल मीडिया पर तमाम फुटेज दिखाए जा रहे हैं। उसी फिलहाल फुटेज को देखते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारी, एक महिला है, एक आरोपी है, उनकी साली को पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि यहां पर और भी कुछ आरोपी हैं जो फिलहाल दबिश के दौरान यहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि क्राइम ब्रांच के तमाम जो अधिकारी थे वो फिलहाल सादे कपड़े में थे। जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए फिलहाल लगातार दबिश जारी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान यहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा स्थिति को सामान्य किया गया है, लोगों को समझा बुझाकर अंदर भेजा गया है। जो कंसर्न अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, तमाम जो स्थितियां हैं उनको फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात किए गए, लोगों को समझाया जा रहा है, सुबह से ही पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात हैं। हर गली पर आरएफ की फोर्स जो है वो डिप्लॉयड की गई है, लेकिन बावजूद इसके ये पथराव हुआ। सवाल जरूर कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने के बावजूद भी इस प्रकार के पथराव हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ेगी कि आखिर जो पथराव किया गया वो किसके घर से किया गया, किसके छत से किया गया, उन तमाम एंगल की जांच की जाएगी। जिस भी व्यक्ति को फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पकड़ने आई थी, क्या वो वहां पर मौजूद है या फिर नहीं है। भारी पुलिस फोर्स लेकर अब फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो उसी गली में फिलहाल गए हुए हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं। और इसीलिए ये देखिए, तमाम गली के सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अब फिलहाल फिर से आरएफ की फोर्स हर गली में डिप्लॉयड की गई थी। इससे पहले भी आरएफ की फोर्सेस डिप्लॉयड की गई थी। आप देख सकते हैं कि आरएफ की फोर्सेस यहां पर तैयार कर दी गई हैं। हालांकि कल सुबह से ही ये फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की घटना सवाल जरूर खड़े करती है। इस पूरे मामले में हर एक सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, लेकिन इन तमाम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और अगली जो गली है, जिस गली में फिलहाल इस पूरे प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, सुबह मैं बताऊं अमित, यहां पर एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची थी और ये वो तमाम जो घर हैं जिनका मुआयना किया गया है, एफएसएल की टीम इन तमाम घर के छतों पर गई है। कुछ सबूत इकट्ठे किए गए हैं, कुछ ऐसे भी छत एफएसएल की टीम को मिले हैं, क्राइम ब्रांच की टीम को मिले हैं, जहां पर जो पत्थर है वो भी उन्होंने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं जिसके चेहरे पर शिनाख्त हो रही है, उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर रही है, क्योंकि लगातार जो वीडियो आ रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चाकू है, कोई व्यक्ति पिस्टल लहरा रहा है। तो उन तमाम एंगल्स पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम बनाई गई है, यानी कि 10 टीमें जो बनाई गई हैं, वो हर एंगल को जांच रही हैं। जो स्पेशल सेल की टीम है वो सोशल मीडिया के वीडियो को जांचने के लिए 3 टीम को बनाया गया है, जो इस प्रकार के वीडियो को खंगाल रही हैं। इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा फिलहाल सी ब्लॉक में लगे हैं, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि क्राइम ब्रांच ने आज इस केस को अपने ऊपर ले लिया है, यानी कि हैंडओवर ले लिया है। जांच के लिए तमाम चारों तरफ चीजें कॉर्डन ऑफ कर दी गई हैं, सब जगह पर सील लगा दिया गया है। इसी गली में क्राइम ब्रांच की जो टीम सादी वर्दी में जब चौथी गली में पहुंची और वो दबिश देने के लिए किसी के मकान में घुसी, उसी समय ये पथराव हुआ। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जो हैं उनको फिलहाल चोट भी लगी है, लेकिन देखिए ये इस प्रकार के जो मकान है, जैसा कि हमने अभी देखा कि जहांगीरपुरी में अब पथराव का वाकया भी पेश आया। क्राइम ब्रांच के कुछ टीमों पर पथराव किया गया और जिसके दौरान एक इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी और वो जख्मी हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं, उन पे तहकीकात की जा रही है कि किस तरह से ये वाकया रोनुमा हुआ है। दिल्ली में 16 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी तशद्दुद में अब तक 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफवाहों फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से तशद्दुद को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई और फिलहाल सीसीटीवी की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए 23 अफराद में से 8 का पहले से ही मुजरिमाना रिकॉर्ड था। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं
इसमें 8 पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के एक एक्वायर की गई जमीन को छुड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाकर की गई। वहीं इस मामले में यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया। इस मामले की अगली समाअत अगस्त को होगी। वाज़ेह हो कि आजम खान ने हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था। लखीमपुर खेरी केस के मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुतासरा फरीक को नहीं सुना, इसीलिए इसे जल्दबाजी में जमानत मिल गई। हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा समाअत करेगा। ये फैसला आज चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने सुनाया। बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इससे कबल वो 4 माह तक हिरासत में था। किसानों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत की मुखालफत की थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख करने की मांग करने वाले किसानों की अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। आशीष मिश्रा जिनके पिता भाजपा के अभी मंत्री हैं, उनकी बेल कैंसिल होना इस बात का सबूत है। और जो कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आशीष मिश्रा के बेल रद्द होना, कैंसिल होना, ये किसानों की जीत है और किसान विरोधी भाजपा सरकार की हार है। अगर आशीष मिश्रा में उनके पिता भाजपा के जो मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री में कोई शर्म बची है, कोई किसानों के प्रति सहानुभूति है, तो मंत्री का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। और अब हमें पूरा विश्वास है कि इंसाफ जरूर होगा। जो लखीमपुर में जो भाजपा की टोली के हाथ रंगे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरकावाराना तशद्दुद और इंतजामिया की एकतरफा कार्रवाई को लेकर भोपाल MLA आरिफ मसूद की क़यादत में उलमाए-दीन के वफ़द ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। उलमाए-दीन के वफ़द ने खरगोन तशद्दुद में इंतजामिया की कार्रवाई को एकतरफा करार देते हुए इसके लिए कमेटी तश्कील देकर मामले की जांच करने का मुतालबा किया। वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इंतजामिया के इन लोगों के घर भी मुनहदम किए गए हैं, जिनमें से बाज लोग अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले से ही जेल में बंद हैं। खरगोन के हालात चल रहे हैं, उसको लेकर पूरा प्रदेश का एक अच्छा और एक बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, वो बड़ा फिक्रमंद है। और साथ ही में एक कष्ट भी है कि जो कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं। इन तमाम बातों को लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा था। मध्य प्रदेश के हमारे उलेमा इंदौर के हमारे जिम्मेदार खरगोन के भी आना थे, क्योंकि आज एक बच्चे का हादसा हो गया, वजह से वो लोग ना आ पाए। हम लोगों को मुलाकात करना थी और हमने एक ही बात चीफ सेक्रेटरी महोदय से कही है कि एक तो एक कमेटी गठित की जाए जो कम से कम निष्पक्षता से दोनों विजुअल देखे। एक तरफ से विजुअल आ रहा है कि इन्होंने करा, दूसरा करा कि हमने नहीं करा, इन्होंने करा। तो अभी तो सरकार में बैठे लोग तो एक तरफा ही बयान दे रहे हैं, निष्पक्षता से कोई सुनने को देखने को तैयार नहीं। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में MNS की लाउडस्पीकर से अजान की मुखालफत और लाउडस्पीकर निकालने की धमकी का अभी से असर देखने को मिल रहा है। अमरावती जिले के अछलपुर में झंडा लगाने को लेकर हालात कशीदा हो गए। गुज़श्ता शब कुछ शरपसंदों ने शहर के दुल्हा गेट पर परचम लहराया, जिसके सबब देखते ही देखते शहर की हालात कशीदा हो गए, जिसको देखते हुए शहर में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। अभी हालात पूरी तरह से काबू में है। वहीं पुलिस ने आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और अमन अमान कायम रखने की अपील की है।
ऐसा नहीं है। कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? उद्धव ठाकरे साहब ने तो मराठवाड़ा में इतनी सभाएं ली है क्योंकि हमको जनता का समर्थन है, हमको दिखावा नहीं करना पड़ता है, हम करते हैं। अगर कोई किसी के स्पॉन्सरशिप से राजनीति करता है तो उनको करने दीजिए। शिवसेना अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर देश की और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा करते आई है और करती रहेगी। महाराष्ट्र के वजारत दाखिला ने मजहबी मकामात पर लाउडस्पीकर लगाए जाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 3 मई तक तमाम मजहबी मकामात पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत लेना लाजमी किया गया है। तमाम मजहबी मकामात में मंदिर, गुरुद्वारे, मसाजिद, चर्च वगैरह शामिल है। लाउडस्पीकर लगाने के लिए हर किसी को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से तहरीरी इजाजत लेनी होगी और तहरीरी इजाजत मिलने के बाद ही मजहबी मकाम पर लाउडस्पीकर लगाए जा सकेंगे। नासिक पुलिस ने इस ज़िम्न में नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है, जिसमें अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक किसी भी मजहब की पूजा अर्चना लाउडस्पीकर पर नहीं की जा सकेगी। रियासत का वजारत दाखिला इस मामले को संजीदगी से ले रहा है। आज महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल रियासत के डीआईजी से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल से मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार करेंगे। पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी और उसके बाद से वो वहाँ पर हनुमान चालीसा या कोई भी दूसरे भजन का पठन पाठन कर सकते हैं। लाउडस्पीकर में अजान को लेकर एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे के बयान को लेकर मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी देखी जा रही है। मौलाना एजाज कश्मीरी के मुताबिक राज ठाकरे जहनी तौर पर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और उन्हें इलाज की अशद जरूरत है। राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है कि 3 मई तक भोंगे नहीं उतरेंगे तो मैं देख लूँगा, मैं जो करना चाहूँगा कर दूँगा, सारी मस्जिदों के आगे जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। मैं समझता हूँ राज ठाकरे साहब को इस वक्त दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और असल में उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। कभी वो शरद पवार साहब की गोद में जाके बैठते हैं, कभी किसी की गोद में जाके बैठते हैं। उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है इस वक्त। मगर उनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि वो रमज़ान जैसे पवित्र महीने में और राम नवमी जो हिंदू भाइयों का अपने उनके वहाँ अच्छा पवित्र उनका त्यौहार माना जाता है, उसको आपस में मिलाकर एक नया शहर का अमन अमान और महाराष्ट्र का अमन अमान खराब करने के चक्कर में है। उनको थोड़ी तो गैरत आनी चाहिए इस पे। और राज ठाकरे साहब, आपको अगर आवाज़ से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बोल किस पे रहे हो? पहले अपना भोंगा बंद करो जिस पर आप चिल्ला रहे हो, गला फाड़ फाड़ के भोंग रहे हो। अपना मुंह बंद करो पहले आप, जो महाराष्ट्र का और बम्बई शहर का अमन और अमान सुकून गायब करने पर आप तुले पड़े हो।
मध्य प्रदेश में मसाजिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान का तनाजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी मसाजिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से सूती आलूदगी को खतरा बताया जाता है, तो कभी मसाजिद में होने वाली 5 वक्त की अजान को गैर जरूरी करार देकर इसे बंद किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। साबिक स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मसाजिद से 5 वक्त लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को गैर जरूरी करार देते हुए इसे कम करने और सूती आलूदगी को खत्म करने के तय मुस्लिम समाज से ताउन का मुतालबा किया। टाइम जो नमाज कर रहे हैं और उसके 5 बार जो माइक चलते हैं, ये भी ध्वनि प्रदूषण की नियंत्रण आता है। और जब यही भावना अगर सभी धर्मों में आ गई, कोई सोमवार को चलाएगा, कोई मंगलवार को चलाएगा, कोई बुधवार को चलाएगा, कोई गुरुवार को चलाएगा, कोई शुक्रवार को चलाएगा, कोई शनिवार को चलाएगा, कोई रविवार को चलाएगा, सब धर्म ही माइक चला देंगे तो ध्वनि जो है प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये भावना व्यक्त की है। तो कोई अजान में जो है माइक से बोलने पर ही खुदा मिलता है, ऐसा तो नहीं है। कबीरदास ने तो लिखा है, काकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, ताऊ पर मुल्ला बाज दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और कबीरदास जी ने कह दिया खुदा बहरा नहीं है, दिल से पुकारो मिल जाएगा। और जब आप नमाज का वक्त होता है तो सड़क के पास खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेते हो, तब भी खुदा मिलता है कि नहीं। तो माइक मत चलाओ, उतना ही चलाओ जितना जरूरी है, 5 टाइम मत चलाओ। लोगों की मांग है और मैं समझता हूँ समझदार मुसलमान इस भावना से सहमत होगा, समझेगा और न्यायालय के प्रति अपना अपनी जो है संभावनाएं व्यक्त करेगा। माह सियाम में रोजे रखना बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है, लेकिन ये अमल इस कदर महबूब है कि खुशी खुशी नाबालिग बच्चे भी रोजा रखते हैं। यूपी के पीलीभीत की रहने वाली 11 साला फातिमा ने भी रोजा रखा। फातिमा एक यूट्यूबर भी है। फातिमा के पहले रोजे के अफ्तार के मौके पर पार्टी का एहतमाम किया गया। अफ्तार पार्टी में मोहल्ले के अफराद शामिल हुए और फातिमा को दुआओं से नवाजा गया। इस मौके पर रमजान की बरकतों और उसकी फजीलियतों के हवाले से बातें की गई। हाफिज जी, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान की क्या अहमियत है, क्या खासियत है? ये वो माह रमज़ान है जो हमें कुरान का भी जो है पैगाम देता है और हम इसमें नमाज़ें पढ़ते हैं। नमाज़ों में कुरान पाक पढ़ा जाता है और बाकायदा हमें इससे फ़ैज़ान हासिल होता है। दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला फ़ैज़ान कुरान और फ़ैज़ान रमज़ान से हमारा माल फरमाए। और इसमें रोज़े भी रखे जाते हैं। खूब अल्लाह ताला इस महीने में हम लोग को गुनाहों से माफ़ फरमाता है। साल भर तक लोग जो है नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, वो इस महीने में अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मस्जिद में आन के सर को झुका देते हैं। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना 12वां यौम तासीस मनाया। वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हसन ने पार्टी का झंडा लहराते हुए तकरीब का आगाज किया। ताहिर हुसैन ने कहा है कि पिछले चंद सालों में कर्नाटक में पार्टी को नुमाया कामयाबी मिली। तकरीबन 50 पंचायत अरकान मुंतखब हुए हैं। चंद बल्दियाती इदारों में भी पार्टी को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासत से लोग तंग आ चुके हैं। एक साफ शफाफत मुतबादिल सियासी पार्टी का इख्तिदार में लाना चाहते हैं। वक्त पूरे मुल्क में वेलफेयर पार्टी काम कर रही है। 11 रियासतों में हम काम कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर बिलखुसूस हम 22 डिस्ट्रिक्टों के अंदर अपने आप को हमने मुतहरिक किया हुआ है। यहाँ के जो पंचायत इलेक्शंस हैं उसमें भी हमने हिस्सा लिया और तकरीबन इस वक्त 50 पंचायत मेंबर हमारे इन्हीं अखदार और अखलाक की बुनियाद पर जो सियासत हम करते हैं उसका अमली नमूना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह 5 म्यूनसिपल काउंसलर हमारे इन्हीं मकासद के तहत काम कर रहे हैं और जीते हुए हैं। अभी हाल ही में भटकल के अंदर जो है एक टाउन म्यूनसिपल के अंदर भी हमें बड़ी अच्छी शानदार कामयाबी हमको मिली है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से लोगों के दरमियान पार्टी को ले जाया जाए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंधेरे में, जुल्म के अंधेरे में, क्रिमिनलाइजेशन के अंधेरे में, करप्शन के अंधेरे में एक चिराग जो है एक जुगनू की तरह निकल चुका है। और वो दिन ज़रूर आएगा कि ये अंधेरा मिटेगा और रोशनी फैलेगी, जुल्म ख़त्म होगा और इंसाफ कायम होगी, करप्शन रिश्वत ख़त्म होगी और हमदर्दी और इंसाफ कायम होगी।
हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुतनाज़ा बयान को लेकर यति नरसिम्हानंद पर पुलिस कार्रवाई का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। नरसिम्हानंद की जहर आलूदा तकरीरें बिला रोक टोक जारी है। इस बार नरसिम्हानंद ने हिमाचल के ऊना में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। नरसिम्हानंद हरिद्वार नफरत अंगेज तकरीर केस में जमानत पर रहा है। प्रोग्राम में नरसिम्हानंद ने हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की और मुसलमानों की टारगेट किलिंग पर जोर दिया। नरसिम्हानंद के अलावा अखिल भारतीय सन्नत परिषद के हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज यति सत्या देवांदर सरस्वती ने हिंदुओं से हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनने पर रोकने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, यूपी के कानपुर राम उत्सव में साध्वी रतन बरला का बयान भी सामने आया है, जिसमें हिंदुओं से कम 4 बच्चे पैदा करने और 2 बच्चे कौम के लिए वक्फ करने की अपील की है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फायदा उठाते हैं। कि मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है, वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत। उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।